हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। आज यूनिट 1 का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। है तो ये एक ही टॉपिक, लेकिन इसमें हम 3 टाइप्स के नेचर देखेंगे। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अगेन, अगर आपको याद हो कि जब हमने डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट करी थी तो उसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट्स करे थे कि मैनेजमेंट एक एक्टिविटी भी है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस भी है और मैनेजमेंट एक ग्रुप भी है। तो मैनेजमेंट एज अ ग्रुप को तो हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं। अब मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी एक्टिविटी है, इट्स नॉट एन एक्टिविटी ऑफ डूइंग द थिंग, इट्स एन एक्टिविटी ऑफ गेटिंग द वर्क डन। तो जब ये भी मैंने आपको बताया था कि गेटिंग वर्क डन इज़ एन आर्ट, तो डेफिनेटली उसी को हम यहाँ पे और एक्सप्लेन करेंगे कि मैनेजमेंट क्या आर्ट है या नहीं है। तो पहला वाला टॉपिक हम आज ले लेते हैं यहाँ पे कि पहले मैनेजमेंट एज एन आर्ट का डिस्कस कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है ये हमें कैसे पता चलेगा? पहले तो हम देखेंगे कि आर्ट की डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद हम आर्ट के फीचर्स देखेंगे और फिर उन फीचर्स को हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट से, एंड डेफिनेटली उसके बाद हम कंक्लूड कर पाएंगे कि अगर वो फीचर्स हैं उसमें तो वो आर्ट है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, चलिए। तो डेफिनेशन से पहले आप अपने दिमाग में कोई भी एक आर्ट की इमेज क्रिएट करिए कि एक्चुअली आपके हिसाब से आर्ट क्या है या कौन आर्टिस्ट आपके दिमाग में आते हैं। सिंगिंग, डांसिंग, है ना, एक्टिंग, टीचिंग इवन इटसेल्फ इज़ एन आर्ट। तो बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स हमारे दिमाग में आती हैं। तो जब हम इन आर्ट्स और आर्टिस्ट के बारे में सोचते हैं तो क्या चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि उन सब में कॉमन क्या है? क्या आपको लगता है कि कोई भी जो आर्टिस्ट है वो एक दिन में या 2 दिन में कोई भी सुपर परफॉर्मेंस दे देता है या एकदम से आर्टिस्ट बन जाता है? बेस में उसको क्या चाहिए होता है? किसी भी आर्टिस्ट को कोई भी आर्ट फॉर्म परफॉर्म करने से पहले उसकी नॉलेज और उसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है। उसके बाद वो अपना आर्ट परफॉर्म करता है और फिर उसके बाद लगातार वो उसमें प्रैक्टिस करता रहता है और उससे धीरे धीरे उसकी आर्ट फॉर्म जो है वो इम्प्रूव होती रहती है। कोई सा भी आप अपने दिमाग में इमेज क्रिएट कर लीजिए, चाहे वो एक्टिंग की हो या सिंगिंग की हो, कोई आपका फेवरेट सिंगर हो, कोई फेवरेट राइटर हो, कोई फेवरेट डांसर हो, कोई फेवरेट एक्टर हो, कोई भी, तो आप ये देखेंगे कि उसके पास कोई ना कोई नॉलेज होगी उस आर्ट से रिलेटेड। फिर वो अपने नॉलेज को इस्तेमाल करके अपने आर्ट को परफॉर्म करता होगा और जब वो उसको परफॉर्म करता है उससे उसको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे और उसकी जो आर्ट फॉर्म है वो लगातार इम्प्रूव होती रहती है। तो अब एक टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं कि आर्ट की क्या होती है। ये डेफिनेशन बच्चों आप कहीं पर भी नोट कर लीजिए अपने पास। आर्ट इज़ द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज to achieve desired results and involves creative practice of existing theoretical knowledge। ठीक है, क्या मतलब कि एक जो स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन होती है किस चीज़ की? एग्जिस्टिंग नॉलेज की। पहले तो एक नॉलेज ही होनी चाहिए और उसको एक आर्ट क्या करता है, उसको स्किलफुल और पर्सनल मैनर में उसको अप्लाई करता है। किस लिए? टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। और दूसरी चीज़ क्या बताइए कि कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए होती है किसी भी आर्ट फॉर्म की, कि जो ऑलरेडी एक्वायर्ड नॉलेज है वो अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो नॉलेज भी भूल जाएगा। तो उसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए होती है और क्रिएटिव प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो अब ये देख लीजिए कि इस डेफिनेशन में ही मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं फीचर्स ऑफ आर्ट। तो पहला फीचर ऑफ आर्ट जो इस डेफिनेशन के थ्रू आता है वो ये है कि देयर शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। हर आर्ट की कोई ना कोई थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। अगर कोई म्यूजिशियन है तो कोई भी गिटार बजाने से पहले, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने से पहले उसके पास उसकी थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे ये यूज़ किया जाता है। कोई डांसर है, उसको डांसिंग के स्टेप्स पहले उसको सीखने पड़ेंगे। कोई सिंगर है तो उसको सारे गामा पर रूल्स पता करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, वो नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। तो किसी भी आर्ट में जो है वो थियोरेटिकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। ये पहला फीचर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने डेफिनेशन में देखा है एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो पहले तो नॉलेज होनी चाहिए तभी तो वो अप्लाई होगी। तो पहला फीचर हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। दूसरा फीचर हो गया कि उसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं आर्टिस्ट, लेकिन अपने पर्सनल तरीके से।
तो आर्ट का दूसरा फीचर क्या होता है कि उसमें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन देखने को मिलती है। सेम नॉलेज सभी आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी जो आर्ट परफॉर्मेंस है वो सेम नहीं होती। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप कोई दिमाग में फेवरेट एक्टर या सिंगर दिमाग में लेकर आएंगे तो रूल्स तो सभी ने सेम पढ़े होते हैं, लेकिन जब वो उसको परफॉर्म करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। कभी भी दो लोगों की, दो आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस सेम नहीं हो सकती है और सेम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनकी जो स्किल्स हैं वो डिफर करती हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज़ गॉट डिफरेंट स्किल्स एंड दैट इज़ वाई व्हाट दे डू इट इन अ डिफरेंट मैनर। ठीक है। तीसरा जो फीचर इसमें आया डेफिनेशन में कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। हर आर्ट जो है ना उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए। हर आर्टिस्ट को अपने आर्ट में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना पड़ता है, कुछ इनोवेशंस करनी पड़ती हैं, कुछ उसको जो है लगातार प्रैक्टिस करके उसमें कुछ ऐड करना पड़ता है। तो ये जो है वो फीचर ऑफ आर्ट होता है। कोई भी आर्टिस्ट, आप जैसे अभी मैंने कहा कि इमेजिन करिए कि जो कोई आर्टिस्ट, आप कोई एक्टर इमेजिन कर लीजिए, शाहरुख खान, आमिर खान, कोई भी जो भी हो, कि जब आप इमेजिन करिए कि उनकी फर्स्ट मूवी थी वहाँ पे उनकी एक्टिंग कैसी थी और 10 साल बाद जो कोई मूवी आई वहाँ एक्टिंग कैसी है, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख जाएगा कि किस तरह से उनकी जो एक्टिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो गई। तो किसी भी आर्ट पे आप अप्लाई करके देख लीजिए, आप ये देखेंगे कि उसकी जो फर्स्ट परफॉर्मेंस होती है और जो लगातार वो प्रैक्टिस करता रहता है और उससे सीखता रहता है, तो उसकी जो परफॉर्मेंसेस जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं तो उसकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो इम्प्रूव भी होती रहती हैं। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि मैनेजमेंट में ये सारे फीचर्स हैं या नहीं है। मैनेजमेंट के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ चुके हैं। अब अगर पहला फीचर है आर्ट का कि एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, तो क्या मैनेजमेंट के लिए, मैनेज ऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए क्या कोई थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है? डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। जो हम पढ़ रहे हैं वो नॉलेज ही तो हम, आई एम शेयरिंग द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट विद यू। व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। पूरे 12th क्लास का सिलेबस ही मैनेजमेंट पे बेस्ड है। उसके बाद स्पेसिफिक मैनेजमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ मैनेजमेंट की डिग्रीज हैं, BBA MBA। तो डेफिनेटली बिल्कुल ही आराम से हमें ये पता लगता है कि यस, मैनेजमेंट जो है उसकी भी थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देन कम टू द सेकेंड फीचर, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो अब जो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है मैनेजमेंट की, उसको सारे मैनेजर्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स वो सब चेंज नहीं होते हैं। उन्हीं थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स को मैनेजर्स यूज़ करते हैं, लेकिन क्या रिजल्ट्स ऑफ एवरी मैनेजमेंट कम आउट टू बी द सेम? नेवर एवर। रिसोर्सेज तो बेटे वही होते हैं, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। हर एक ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं को इस्तेमाल करती है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के बाद भी उसके रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं। क्यों अलग अलग आते हैं? किसकी वजह से? स्किल्स की वजह से। तो मैनेजमेंट में मैनेजर्स की स्किल्स भी अलग अलग होती हैं। कोई मैनेजर जो है वो रिसोर्सेज को अलग कॉम्बिनेशन में यूज़ करता है, कोई मैनेजर जो है वो रिसोर्सेज को अलग कॉम्बिनेशन में यूज़ करता है। जैसे अगर मैं भी आपको कोई 2 बच्चों को बैठा दूं और मैं कहूं कि आप है ना चाय बनाइए दोनों, मैं दोनों को 4-4 इंग्रेडिएंट्स, पानी दे दूं, चाय की पत्ती दे दूं, चीनी दे दूं, दूध दे दूं। उसके बाद जो है जब वो चाय बनानी शुरू करेंगे तो उन्हीं 4 चीज़ों से दोनों बच्चे चाय बनाएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि उनका टेस्ट सेम आएगा? टेस्ट बिल्कुल अलग आएगा, क्योंकि कोई अगर पानी कम ज़्यादा कर देगा, कोई चीनी को अलग ढंग से इस्तेमाल करेगा, कोई बॉईल पहले करेगा, कोई बॉईल बाद में करेगा, कोई टी लीव ज़्यादा डाल देगा, कोई कम डाल देगा। तो इसके कॉम्बिनेशन से डेफिनेटली टेस्ट ऑफ द टी जो है वो डिफ़र कर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हर मैनेजमेंट जो है वो उसी नॉलेज को इस्तेमाल करती है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन फिर भी because of the difference in the combination of these resources, because of the way they use these resources, the results come out to be the different for every manager. तो इसका मतलब कि जिस तरह से पर्सनल एप्लीकेशन जो है वो किसी भी आर्ट में, हर आर्ट में डिफ़र करती है सेम नॉलेज के बावजूद भी, उसी तरह से मैनेजमेंट का ये फीचर भी जो है वो आर्ट के साथ मैच होता है कि मैनेजमेंट नॉलेज तो सबके पास सेम होती है, लेकिन उस नॉलेज का इस्तेमाल सब अलग अलग ढंग से करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो हैं वो मैनेजमेंट के अलग अलग आते हैं।
लास्ट है कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जो मैंने अभी को बताया कि आर्ट जो है, कोई भी आर्ट जो है वो क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस से इम्प्रूव होता रहता है, और आर्ट जो है उसकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाएगी अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, और अगर उसमें वो कुछ ना कुछ ऐड ऑन नहीं करेंगे तो भी वो आर्ट एक दिन मर जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो अब मैनेजमेंट जो है वो रिसोर्स इस्तेमाल, कोई भी नई मैनेजमेंट सोचिए कि वो इस साल ही शुरू हुई है, अब उनके पास नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी जो उन्होंने कभी डील नहीं की, लेकिन वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि वो सॉल्व करने में नाकाम रहें और वो अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट से कुछ सीखें, फिर उसके बाद दोबारा से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, धीरे धीरे वो उसमें कुछ एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस ले आएँ। जैसे जैसे वो ये सब करते रहेंगे लगातार अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के थ्रू, तो उनकी जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती रहेंगी, और 3-4 साल 5 साल बाद वो अपनी मैनेजमेंट को ग्रोथ की तरफ ले जाने लगेंगे। तो जिस तरह से एक आर्ट इम्प्रूव होता है थ्रू प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, इसी तरह से मैनेजरियल स्किल्स भी जो हैं वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से इम्प्रूव होती हैं। तो ये फीचर जो है वो भी फिट हो गया बिल्कुल मैनेजमेंट और आर्ट का। और यहाँ पे बच्चों मैं ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देने वाली हूँ जो मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग भी लगा था। अभी थोड़े दिन पहले मैंने यूट्यूब पर देखा कि एक डॉली जैन करके लेडी है, एंड व्हाट इज़ हर प्रोफेशन, हर प्रोफेशन इज़ ड्रेपिंग द साड़ीज़। तो उनको पहले बिल्कुल भी शुरू में साड़ियाँ बांधनी आती नहीं थी, और उनको अच्छी भी नहीं लगती थी साड़ियाँ बांधनी। जब उनकी शादी हुई थी, आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस शुरू करी, उन्हें अपने आप बांधनी पड़ती थी। फिर उन्होंने सोचा कि अब जब बांधनी ही पड़ती है तो चलो इसके नए नए मैं तरीके सोचती हूँ कि इसको कुछ नए स्टाइल में बांध के देखती हूँ, कुछ नए तरीके से बांध के देखती हूँ। तो पहले उन्होंने अपने आप बांधनी सीखी, फिर किसी को उनका वो स्टाइल पसंद आ गया तो किसी ने कहा कि आप हमारी भी बांध दो, आप बड़ी अच्छी साड़ी बांधती हैं। तो इस तरह से करते करते उन्होंने अपनी कहानी में, स्टोरी में बताया कि वहाँ उनके घर के पास कहीं पे श्रीदेवी रहती थी, तो एक बार उन्होंने श्रीदेवी की साड़ी ड्रेप की एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी। तो उसके बाद उन्होंने ये कमेंट किया कि भाई आपके हाथों में तो जादू है, आप तो बड़ी अच्छी साड़ी बांधती हैं। तो उसके बाद से उन्होंने ये सोचा कि मैं तो अब साड़ियाँ ही बांधा करूँगी, इसी को मैं अपना प्रोफेशन बना लेती हूँ। और धीरे धीरे करके वो इतनी ज़्यादा अच्छी साड़ीज़ ड्रेप करने लगी कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने उनको बुक करना शुरू कर दिया। अंबानीज़ क्या वो साड़ी बांधती हैं, जितने भी जो है कियारा आडवाणी हो गए या कैटरीना कैफ, किस किस की वो साड़ी बांध चुकी हैं। एंड शी चार्जेस 2 लाख टू ड्रेप अ सिंगल साड़ी। तो आप सोच सकते हैं कि वो जो आर्ट है उनका ऑफ ड्रेपिंग द साड़ी, उनकी किस तरह से वो पर्सनल स्किल, बहुत सारे लोग साड़ी ड्रेप करते हैं वो कोई इतने पैसे नहीं लेता, तो किस तरह से उन्होंने अपने उस आर्ट को लगातार प्रैक्टिस से और उसमें कुछ नए नए तरीके डाल के कैसे इम्प्रूव करा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने देखा कि जो आर्ट के फीचर्स हैं सारे वो मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। इसलिए हम इसको सम अप कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ डेफिनेटली एन आर्ट। और एक कोटेशन दे रखी है एनसीईआरटी में, व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम द अनसक्सेसफुल वन इज़ द एबिलिटी टू पुट द नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। इसी तरह से हम सक्सेसफुल मैनेजर की जगह यूज़ कर सकते हैं कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट फ्रॉम एन अनसक्सेसफुल वन इज़ द एबिलिटी टू पुट द नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। तो इसका मतलब कि बिल्कुल 3 चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो आर्ट हो चाहे वो मैनेजमेंट हो, कि थ्योरी का होना ज़रूरी है, एग्जिस्टिंग नॉलेज होनी चाहिए, फिर उस नॉलेज को इस्तेमाल करके जो उसके रिजल्ट्स हैं वो अलग अलग आते हैं, और उसका रीज़न होता है वो डिफरेंसेस इन द पर्सनल स्किल। और तीसरी बात यह है कि कोई भी आर्ट या कोई भी मैनेजरियल स्किल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती रहती हैं। तो वी कैन डेफिनेटली सम अप बाय सेइंग दैट मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ मैनेजमेंट को ही कंटिन्यू करते हैं और इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस। ठीक है, जैसे हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट में करा था कि पहले हमने देखा था कि आर्ट की डेफिनेशन क्या है, फिर सारे फीचर्स ऑफ आर्ट लिखे थे, फिर उसको कंपेयर किया था मैनेजमेंट से, एंड देन वी कंक्लूडेड दैट मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। तो इसी तरह से मैनेजमेंट एज अ साइंस के लिए पहले हम क्या करेंगे, सब लोग नोट कर लीजिए साइंस की डेफिनेशन। मैंने जानबूझ के डेफिनेशन इस तरह से लिखी है बच्चों, ताकि उसी डेफिनेशन में से आप फीचर्स जो हैं वो अंडरलाइन कर दें साथ साथ। तो साइंस की डेफिनेशन है, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ्स।
तो साइंस का क्या मतलब है? एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है और उसके कुछ जनरल ट्रूथ्स होते हैं जो उस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उनका कंक्लूजन्स होता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि साइंस का एक पहला फीचर हो गया कि साइंस जो है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरा फीचर ये हो गया कि ये जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वो गैदर कैसे की जाती है? ऑब्जर्वेशंस के ऊपर और बार बार एक्सपेरिमेंटेशंस के ऊपर। और तीसरा फीचर हो गया कि साइंस के कुछ जनरल ट्रूथ्स होते हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दीज फीचर्स। कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब कि समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक। किसी भी चीज़ का कोई पर्सनल ओपिनियन पे कोई चीज़ बेस्ड होती है ना, उसको साइंस नहीं कहते, उसे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं कहते हैं। इफ़ आई से कि अर्थ इज़ स्क्वायर इन शेप, that is my personal opinion, nobody is going to believe that. Why? Because that is not based on logic. Science is based on logic. The earth is spherical in shape, that has been proved, that has been observed, that has been experimented and that has been verified. तो इसीलिए systematic body of knowledge का मतलब होता है something which is based on logic. दूसरी चीज़, systematic body of knowledge में there are two types of relationship that is found in such type of a knowledge. वो relationship क्या होता है? cause and effect. cause का मतलब होता है reason और effect का मतलब होता है result. तो जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज है, से फॉर एग्जाम्पल अर्थ हैज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, सो व्हाट इज द कॉज? दैट व्हेन वी थ्रो एनी ऑब्जेक्ट इन द एयर इट विल फॉल डाउन, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। हमेशा आपको साइंटिफिक जो नॉलेज है उसमें कोई ना कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मिलेगा। कोई भी और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस, दैट इज द कॉज, एंड डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड, दैट इज द रिजल्ट। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का एग्जाम्पल क्या है, कि ऐसी नॉलेज जो लॉजिक पे बेस्ड है और ऐसी नॉलेज जिसमें हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं। दूसरा फीचर है साइंस का कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो ऑब्जर्वेशंस से डेवलप होती है, डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशंस, और उसको बार बार एक्सपेरिमेंटेशन से टेस्ट किया जाता है। तीसरा फीचर है कि दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ्स। वो जो जनरल ट्रूथ्स होते हैं उनको हम कहते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सिद्धांत कहते हैं, जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, कहीं पर भी एप्लीकेबल हो जाते हैं और उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, उसको अप्लाई करके उनके रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। तो अब ये हो गई साइंस की डेफिनेशन और सारे फीचर्स ऑफ साइंस। अब हमें क्या करना है कि इन सारे फीचर्स को हमें कंपेयर करके देखना है कि क्या ये फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर, जैसे साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो अगर हम मैनेजमेंट के बारे में सोचें कि इज इट अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और नॉट, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि मैनेजमेंट थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी हैं। अभी जब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे वो पूरा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे है, बाकी के चैप्टर पढ़ेंगे मैनेजमेंट फंक्शंस पे हैं, सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे तो वो मैनेजमेंट की स्पेशल ब्रांचेस पे हैं, मैनेजमेंट ऑफ फंड्स एंड मार्केट्स। सो देयर इज अ लॉट ऑफ theory, the body of knowledge that is available in the field of management also. तो जो पहला फीचर है मैनेजमेंट का और साइंस का वो बिल्कुल सेम है। फिर उसके बाद सेकंड फीचर पे आ जाते हैं कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है और उसको एक्सपेरिमेंटेशन से टेस्ट भी किया गया है। तो क्या मैनेजमेंट की नॉलेज भी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है और क्या उसको भी एक्सपेरिमेंटेशन से टेस्ट किया गया या नहीं? उसके लिए ये तो ठीक है कि वो ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है और वो भी टेस्ट किए गए हैं जो साइंटिफिक थ्योरीज और प्रिंसिपल्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है बच्चों, कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड होते हैं और उनमें कभी भी कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स का नेचर चेंज नहीं होता। सपोज ये सॉलिड है, कोई लिक्विड है, गैसेस है जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो उनके फीचर्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, क्योंकि मैनेजमेंट डील्स विद द ह्यूमन बींग्स, तो जो ह्यूमन बींग्स का नेचर है उनके ऊपर ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं, उनके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। तो उनको हम जो है जब भी कभी टेस्ट करेंगे तो उनके रिजल्ट्स जो होंगे ना वो हमेशा वेरी करेंगे। क्यों वेरी करेंगे? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज नेवर द सेम। Management knowledge is based on the experiments and observations on human beings, and the nature of the human beings keeps on changing. आप
इमेजिन कर सकते हैं कि हम जब डिफरेंट ग्रुप्स में बिहेव करते हैं तो हमारा बिहेवियर बदलता रहता है, सिचुएशन के हिसाब से भी, मूड्स फ्लक्चुएशंस के हिसाब से भी हमारा बिहेवियर बदलता रहता है। तो ह्यूमन बीइंग के नेचर को 100% प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं या ऑब्जर्वेशंस की गई हैं, उनको हम जब प्रिडिक्ट करते हैं या जब उनके रिजल्ट्स देखते हैं तो डेफिनेटली सिचुएशंस के हिसाब से वो वेरी करते रहेंगे। तो हम ये कहेंगे कि ये जो फीचर है साइंस का, वो मैनेजमेंट के साथ जो है वो पार्टली मैच करता है। पार्टली इसलिए मैच करता है कि ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स तो यहाँ भी हैं, लेकिन रिजल्ट्स जो है वो अलग अलग होते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के सर्टेन जनरल ट्रूथ जिनको हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो अगेन जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जो साइंस होती है वो बिल्कुल प्योर साइंस होती है, और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो भी बिल्कुल प्योर होते हैं। जब हम उनको अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्स में हम उन्हें कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने पे उनके रिजल्ट्स भी हमेशा सेम ही होंगे। लेकिन अगेन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं या जो मैनेजमेंट की थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम यूनिवर्सली अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उनको हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। दे नीड टू बी मॉडिफाइड। वाई दे नीड टू बी मॉडिफाइड? अगेन क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो सिचुएशंस के हिसाब से चेंज होता रहता है। व्हाट कैन बी द साइकोलॉजी ऑफ पीपल इन इंडिया कैन नॉट बी द साइकोलॉजी ऑफ पीपल इन जापान एंड यूएसए। सेम बिल्कुल नहीं हो सकती है ना। तो जब ये प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाएंगे, अगर कोई प्रिंसिपल हम एक इंडिया में अप्लाई कर रहे हो, कहीं जापान यूएसए में डेवलप कंट्रीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें उन्हें मॉडिफाई करके अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम एज इट इज़ अप्लाई कर लेंगे तो वो हमें सेम रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। अभी तो हमने चैप्टर ही नहीं पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, साथ साथ मैं बताती जाऊंगी कि कैसे जो है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में, हर प्रिंसिपल में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कैसे वो प्रिंसिपल्स ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। लेकिन जब हम उन्हें सिचुएशनल अप्लाई करते हैं तो उनके रिजल्ट्स जो हैं वो वेरी करते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। तो वी कैन से जो थर्ड फीचर है वो भी पार्टली फिट हो रहा है, या हम कह सकते हैं इनफैक्ट फिट ही नहीं हो रहा है कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल तो होते हैं लेकिन उसमें चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो जब हम मैनेजमेंट को कंपेयर करते हैं साइंस के फीचर्स के साथ, तो हम ये देखते हैं कि सिर्फ एक फीचर ऐसा है जो पूरी तरह से फिट हो रहा है, बाकी फीचर्स या तो फिट नहीं हो रहे हैं या पार्टली फिट हो रहे हैं। तो हम कंक्लूड करेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो इनएग्जैक्ट साइंस है, या मैनेजमेंट जो है वो इट्स नॉट अ प्योर साइंस, या मैनेजमेंट इज अ सॉफ्ट साइंस। सॉफ्ट साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैनेजमेंट डील्स विद द ह्यूमन बींग्स। सारे रिसोर्सेज में ह्यूमन बींग हैज़ अ हार्ट एंड द ब्रेन, सो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी द सॉफ्ट रिसोर्स। तो इसीलिए मैनेजमेंट को भी हम सॉफ्ट साइंस कहेंगे। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड आफ्टर कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट विद द साइंस, दैट येस वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस, बट इट इज inexact, it is not pure, and it is a soft science. Now come to the last part of this topic, nature of management. Management as a profession. We have already discussed management as an art, we have already discussed management as a science. Now come to management as a profession. सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं प्रोफेशन की। एन ऑक्यूपेशन दैट नीड्स स्पेशल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आई थिंक you know, you have already done in class 11 what is profession, and we have taken an example of so many professions like doctors, lawyers, chartered accountants, teachers. तो जब हम इन सारे प्रोफेशंस के बारे में सोचते हैं, what comes to our mind कि इनमें क्या कॉमन फीचर्स होते हैं, कि हर प्रोफेशन जो है, पहला फीचर होता है कि एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने से पहले हमें उसकी नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है एक प्रोफेशनल को, और उस नॉलेज को एक्वायर करने के लिए उसको कोई एग्ज़ाम या डिग्री लेनी पड़ती है। हर एक के लिए डिग्री होती है, लॉयर्स के लिए होती है, टीचर्स के लिए होती है। तो उसकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब कि उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने से पहले एक रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन उस एग्ज़ाम और डिग्री की है। उस एग्ज़ाम और डिग्री के बिना कोई भी प्रोफेशनल कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकता। फिर वो जो प्रोफेशनल
नॉलेज वो होती है वो कहाँ से गैदर करते हैं, उनकी प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं। और जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं उनका काम क्या होता है कि उस प्रोफेशन को गाइड करना, उस प्रोफेशन को मॉनिटर करना। तो हर प्रोफेशन की एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, डॉक्टर्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं। तो हर प्रोफेशन की एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। हर प्रोफेशन में यूनिफॉर्म और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स ऑफ बिहेवियर। तो जो उनके बिहेवियर नॉर्म्स होते हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशंस, और वो थ्रू आउट यूनिफॉर्मली वो एप्लीकेबल होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। जैसे कुछ हम ड्रेस कोड भी देखते हैं कि डॉक्टर्स का वाइट कोट होता है, लॉयर्स का ब्लैक कोट होता है, तो वो तो ड्रेस कोड हो गया। लेकिन एक होता है कोड ऑफ कंडक्ट, कि जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनके लिए एक फिक्स ड्यूरेशन है कि उनको इतने टाइम तक इंटर्नशिप करनी पड़ती है, उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से जो मेडिकल प्रोफेशन होता है उसमें उनकी पहले थ्योरेटिकल एग्जाम्स उन्हें पास करने होते हैं, फिर उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उनको MBBS की डिग्री मिलती है। तो वो सबके लिए यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट में रूल्स अलग हैं दूसरे स्टेट में अलग हैं। तो यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं किसी भी प्रोफेशन में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्विस मोटिव जो है किसी भी प्रोफेशन का प्राइमरी मोटिव होता है, क्योंकि प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस करता है प्रोफेशन, वो प्रॉफिट अर्न तो उसका हो जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन मोटिव जो है वो सर्विस टू द सोसाइटी होता है, वो प्राइमरी मोटिव होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये सारे फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं या नहीं। पहला फीचर कंपेयर करते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो येस, मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये हम हर एक में ही देख चुके हैं, आर्ट में भी साइंस में भी। तो जिस तरह से प्रोफेशन की एक नॉलेज एग्जिस्ट करती है, मैनेजमेंट की भी एक नॉलेज एग्जिस्ट करती है। और अब तो जैसे जैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड का इंक्रीज होता जा रहा है, तो लोग चाहते हैं कि वो बहुत ही क्वालिफाइड और ट्रेंड लोगों को हायर करें जो उनकी मैनेजमेंट को देखें। तो प्रोफेशन के बारे में भी यही कहा जाता है कि इट इज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक ट्रेंड और एजुकेटेड जो मैनेजर है वो एक अपने बिजनेस को जिस तरह से चलाएगा उसका बहुत डिफरेंस होगा एक अनट्रेंड और अनएजुकेटेड मैनेजर जैसे चलाएगा। फिर दूसरा फीचर है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, कि जिस तरह से प्रोफेशन के लिए कोई डिग्री एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है, तो ये फीचर यहाँ पे फिट नहीं होता मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में नो एग्ज़ाम और डिग्री इज़ मस्ट। एग्ज़ाम्स तो होते हैं, BBA MBA, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बच्चे मैनेजमेंट से रिलेटेड डिग्रीज़ लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से वो डिग्रीज़ ले रहे हैं। लेकिन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर बनने के लिए वो डिग्री या एग्ज़ाम मस्ट नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजमेंट की भी है, देयर इज़ एन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, लेकिन उसके लिए मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है। मतलब हर एक मैनेजर के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो उस एसोसिएशन का मेंबर बने। उसके बाद जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं किसी भी प्रोफेशन के, तो कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजर्स के लिए भी होते हैं, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अपने कोड ऑफ कंडक्ट डिटरमाइन करती है, तो वो यूनिफॉर्मिटी उसमें नहीं होती। और दूसरी बात, एथिकल नेचर भी, हम बिजनेस एथिक्स क्लास 11 में चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो या मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल दिया था जमशेदजी टाटा का, कि उनकी सक्सेस के 2 ही रीज़न बताए थे कि उनका जो बिज़नेस मॉडल है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बहुत ही फोकस करता है। तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो डेफिनेटली एथिकल कोड को मानते हैं, लेकिन अगेन सब में वैसा नहीं देखा जाता है। तो यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है और एथिकल नेचर भी मिसिंग होता है इन केस ऑफ अ मैनेजमेंट। लास्ट में सर्विस मोटिव, जो यहाँ पे हम प्राइमरी मोटिव देखते हैं, तो जो मैनेजमेंट है वहाँ पे प्राइमरी मोटिव नहीं है। हालांकि मैनेजमेंट में भी हमने देखा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उन्हें फुलफ़िल करने होते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बाद आते हैं। तो प्रोफेशन में जो सर्विस मोटिव है वो प्राइमरी है, लेकिन मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव जो है वो सेकेंडरी है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से कंपेयर करके व्हाट कैन वी कंक्लूड, व्हाट कैन वी सम अप, कि हम ये सम अप कर सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट जो है वो फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है,
क्योंकि वो डेवलप हो रहा है एज अ प्रोफेशन। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो आने वाले टाइम में कि हम एक डिग्री फिक्स कर दें या मस्ट कर दें कि उसके बिना कोई मैनेजर बन ही नहीं सकता है, लेकिन अभी कुछ ऐसा क्योंकि नहीं है तो मैनेजमेंट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। और इसके लिए एक वर्ड हम यूज़ करते हैं कि इट इज़ इन द इन्फेंसी स्टेज ऑफ अ प्रोफेशन। जैसे इन्फेंट होता है ना, चाइल्ड, बच्चा, तो ये माना जाता है कि ये प्रोफेशनल स्टेज की इन्फेंसी स्टेज पे, अब जैसे बच्चे की स्टेज होती है और उसमें ग्रोथ के चांसेस होते हैं, तो हो सकता है कि कुछ साल बाद जो प्रोफेशन फुल फ्लेज प्रोफेशन बन जाए, लेकिन अभी वो फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको 4 पॉइंट्स में पूरा नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अब सम अप करना चाहती हूँ। आई एम जस्ट रबिंग दिस मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, और जो हमने नेचर ऑफ प्रोफेशन में पढ़ा है तो उसको 4 लाइनों में हम सम अप कर देंगे। पहली लाइन होगी कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, मतलब वो पूरी तरह से 100% आर्ट है। दूसरी लाइन हम लिखेंगे मैनेजमेंट इज़ इन एग्जैक्ट एंड सॉफ्ट साइंस। तीसरी लाइन हम लिखेंगे इन दोनों को मिलाकर मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। चाहे वो सॉफ्ट साइंस है लेकिन वो साइंस है, और बोथ आर्ट एंड साइंस में आपको इनका रिलेशनशिप ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले साइंस का मतलब होता है द बॉडी ऑफ नॉलेज, और जब उस बॉडी ऑफ नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है आर्ट। तो मैनेजमेंट साइंस का होना ज़रूरी है टू प्रैक्टिस मैनेजमेंट आर्ट, और मैनेजमेंट आर्ट का होना ज़रूरी है टू गिव मीनिंग टू द मैनेजमेंट साइंस। और लास्ट जो हमने अभी देखा कि मैनेजमेंट इज़ नॉट, मैनेजमेंट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कि मैनेजमेंट is not a full-fledged profession। तो इन 4 लाइनों से हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट को सम अप कर सकते हैं। सो आई होप विद दिस आई हैव told you everything about the nature of management.